सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी और मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर कैसी हैं? सर बहुत मज़े आ रहे हैं, सब ठीक चल रहा है? सब लुत्फ A1 बिल्कुल। और आपने जो आज समोसा नॉट बनाई है, इस पे मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। सर आप देख रहे होंगे कि मैं आहिस्ता आहिस्ता ऑडियंस को टाई जोन में ला रहा हूँ और मैं जो फॉर्मेलिटी का जो एंगल है वो भाई ने संभाला हुआ है यहाँ पे शो पे। सर ये बड़ा अच्छी बात है। मेरा मसला ये है कि यहाँ तो नॉट ठीक नहीं होती, यहाँ फिर नीचे से ज़ुबान छोटी लंबी हो जाती है। सर वो ज़ुबान का एक बुजुर्गान ने हल निकाला हुआ है, वो ये कि जो निचले वाली होती है उसको आप शर्ट में डाल दें, लेकिन जो बहुत प्रॉपर टाई पहनने वाले लोग हैं उनका इसके ऊपर क्या है कि ये टाई की वो है, तौहीन है कि आप ज़ुबान को कुछ भी करें, आप ऑन करें अपनी टाई को और आगे लेके चलें। सर ये तो आपको पता है ना कि बुजुर्ग वैसे भी कहते हैं कि जो आपने कहा ना नीचे वाली ज़ुबान, तो वक्की में से बात नहीं करनी चाहिए। और आप अपनी ज़ुबान को जितने कंट्रोल में रखेंगे उतना आपकी ज़िंदगी आगे आसान रहेगी। बिल्कुल सर, सॉरी। अच्छा सर, शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। आजकल क्रिकेट का एक तमाम बातें जो हैं वो उसके इर्द गिर्द हो रही हैं। कभी कभार सियासत ओवरटेक करती है लेकिन क्रिकेट पीछे से आ जाती है। तो चंद एतराज़ात और बातें जो हैं, ऑब्जर्वेशंस आपकी हैं, तो उससे शुरू करते हैं। सर कराची में परसों पहला मैच हुआ, कल दूसरा हुआ, आज तो वैसे ही PSL का रेस्ट डे है। सो दोनों दिन नहीं आया क्राउड, ख़ास तौर पे पहले दिन बिल्कुल भी नहीं आया, लोग ही नहीं आए। अच्छा, अब उससे ना कई सवालों ने जन्म लिया। या तो लोग इसलिए नहीं आए क्योंकि वो कराची को सपोर्ट नहीं करना चाहते, उनका ख्याल है कि कराची का कोई चांस नहीं है, कराची ने उनको लेट डाउन किया है पिछले बहुत सारे सालों में PSL में। या फिर लोगों को अंदाज़ा था कि जी इतनी ज़्यादा क्रिकेट हुई है इस सीज़न में कराची में, सिंध लीग से लेकर फर्स्ट क्लास मैचेस तक, कि पिच ड्राई है और क्रैक्ड है और हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हो सकेंगे। और जैसे कि हम बहुत पहले भी बात कर चुके हैं कि हमें तो लो स्कोरिंग मैचेस पसंद हैं, लेकिन लोग शायद चक्के चौके ही देखना चाहते हैं। सो यहाँ ये वजह हो सकती है। ये भी मैंने सुना क्या था, मैंने देखा था कि जो प्रोमिनेंट कुछ क्रिकेट को कवर करते हैं लोग, यानी कि जो वसीम अकरम साहब हैं और वकार यूनुस और ये फ़ख्र आलम, ये भी एक कोई शो करते हैं। सो इनकी एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें वो कहते हैं यार हम मैच पे नहीं पहुंच पाए, और वो उन्होंने उसका कसूरवार ठहराया कि ट्रैफिक का जो निज़ाम था, वो कंटेनर लगे हुए थे और फलाना मुख्तलिफ चीज़ें थी, कि कहते हैं अगर हम अपने VIP पासेस और VIP गाड़ियाँ और जो प्रोटोकॉल था उसके साथ हम नहीं स्टेडियम पहुँच सके, तो आम बंदा जिसने जो टिकट लेके गया हुआ है वो कैसे मैच पे पहुँच सकता है। इसका मतलब है इस दफ़ा उनका जो ट्रैफिक और वहाँ पहुँचने का निज़ाम था वो या तो बहुत स्ट्रिक्ट था या बहुत ही इल मैनेज्ड था। बिल्कुल, एक ये वजह सामने आई, जब ये मैंने भी बिल्कुल एग्जैक्टली ये पढ़ी है और सुनी है इनके मुंह से। और चौथी ये थी कि जी क्योंकि मुआशी हालात बड़े टफ़ हो गए हैं, तो आजकल आप देखेंगे कि रेस्टोरेंट्स पे से भी रश कम हो गया है, ईटरीज़ पे से रश कम हो गया है, मैचेस पे शायद रश कम हो गया है। हालांकि हमें लाहौर में ऐसी बात नज़र नहीं आई, लाहौर काफ़ी अच्छा गया है, लाहौर अच्छा गया है। सो अब इन चारों में से जो भी वजह है, एक तो इस तरह की बातें चहमगोइयाँ अभी से शुरू हो गई कि जी कराची के मैचेस किसी और शहर में शिफ्ट कर दिए जाएं। ये बहुत ख़तरनाक बात है, ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो ये है कि जी स्केड्यूल बन चुका है, दूसरा ये कि जिस शहर में भी मैचेस होते हैं वहाँ की भी मार्केट्स को नुकसान पहुँचता है, क्योंकि वो कई दफ़ा मखसूस इलाकों में बंद करवानी पड़ जाती है। वहाँ पर भी सड़क पे लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, वहाँ पे अस्पतालों में मुश्किलात पेश आती हैं। सो हर शहर ने अपना अपना हिस्सा अदा करना है, जो अदा कर चुके हैं उनको अब नहीं छेड़ना चाहिए। किसी नए शहर जाना है तो चले जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे मौके पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मुराद साहब जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, मुराद अली शाह साहब, इनको नोटिस लेने की ज़रूरत है। जो भी मसला है उसको ठीक करें। फाइनल कराची में और जाहिर है ट्रॉफी हैंड ओवर करनी है मुराद अली शाह साहब ने या बिलावल साहब ने, तो बहुत ज़रूरी है वो पहुँचे स्टेडियम, वो पहुँचे। और फिर ये है कि अगर मतलब खाली स्टैंड्स में उनको अच्छा लगेगा ट्रॉफी देते हुए, बहुत गलत होगा। इसमें एक और मैं इजाफा करता जाऊँ कि कराची के अंदर एक वेदर इमरजेंसी का भी डिक्लेयर किया गया है वहाँ के जो मेयर हैं मुतसवाब साहब की तरफ से। और आज के रोज़ जो कराची के अंदर तमाम दफातर हैं उनको कहा गया था कि आप 2 बजे छुट्टी कर लें।
तो उनकी जो भी सोर्सिंग है इस इंफॉर्मेशन की, मैं उम्मीद करता हूँ ये मेट डिपार्टमेंट और बाकी सब दीगर जो इदारे हैं जो ये इंफॉर्मेशन फराहम करते हैं सूबों को, उनसे उन्होंने इन्फॉर्मेशन लेके ये कहा होगा, ना कि सिर्फ फ़ोन पे, ज़ाहिर ऑब्वियसली ऐसे नहीं होगा। और उसको देखते हुए उन्होंने ये इमरजेंसी लगाई, क्योंकि कराची के अंदर वाकई में बारिशें अगर ज़्यादा हो जाएं तो पूरे शहर का निज़ाम जो है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। और ख़ास तौर पे आपने जिक्र किया, आज तो ब्रेक डे है, फिर और मैचेस भी होने हैं वहाँ पे, तो खुदा न खास्ता आपकी तमाम 4 वजूहात जो हैं वो पीछे रह जाएँ, और वाहिद वजह जिस वजह से जी मैच नहीं हो पा रहे या लोग जा नहीं पा रहे, वो अगर बारिश बन गया खुदा न खास्ता, फिर तो वाकई में वेन्यू चेंज करना पड़ेगा। देखिए, वो असल में कराची में जब बारिश होती है तो आपका बिल्कुल ख्याल ठीक है कि निज़ाम ज़्यादा दरम बरम हो जाता है। एक तो उस शहर की वैसे भी उसको आदत नहीं है ज़्यादा बारिश की, मतलब देखें ना, सऊदी अरब में भी जब ज़्यादा बारिश होती है हम इस तरह की बातें सुनते हैं, दुबई में ज़्यादा बारिश होती है इस तरह की बातें सुनते हैं, क्योंकि तो क्लाइमेट चेंज की वजह से इन इलाकों में बारिशें ज़्यादा होना शुरू हो गई, वरना ये लोग ये शहर कभी बने ही नहीं थे ज़्यादा बारिश के लिए। फिर कराची को तो ख़ास तौर पर अगर आप देखें, अब हम उसमें ज़्यादा डिटेल में जा नहीं सकते कि चाइना कटिंग कैसे हुई और किसने की, ठीक है, तो अब उस बारे में कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, ये मैं यहाँ पे एक इजाफा करता जाऊँ ऑडियंस के लिए कि चाइना कटिंग का चाइना से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, उसके अलावा ये जो इस वक्त बारिश के बादल मंडला रहे हैं, ये मेट डिपार्टमेंट में ने ज़रूर दी होगी, यहाँ तक कि अगर उन्होंने गूगल या किसी और प्राइवेट ऐप से भी लिया है तो उनका डाटा मेरे ख्याल में बहुत मुस्तनद होगा, क्योंकि हमारा जो मेट डिपार्टमेंट है वो तो बेचारा बहुत अरसे से कह रहा है कि हमें बजट दें, हमारे मीटर्स यहाँ तो इतने ज़्यादा हैं नहीं जितने होने चाहिए, और जो हैं वो भी नहीं चलते। सो जब तक उनको बजट नहीं एलोकेट किया जाता, जब तक उनके मीटर्स लगते नहीं, हम उनको बेचारों को क्या ही कहें। हाँ। अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि जो बादल हैं ये पूरे पाकिस्तान में मंडला रहे हैं। जी, लाहौर में आज थोड़ी सी बारिश हुई है। बिल्कुल। सो कल वाले जो मैचेस हैं वो वाइप आउट होने का खतरा मौजूद है, तो सर, ये हो सकता है कि कल मैच ही ना हो। आपने मीटर्स का जिक्र किया, और बिल्कुल अगर तो इस किस्म की देखिए वेदर प्रेडिक्शन जो है ये इस वक्त तमाम ममालिक जिसके अंदर बारिशों और बाकी चीज़ों से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, फ्लडिंग हो जाती है, ये तो एक अवाम का हक़ है अब कि आपकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो कि हम तक इन्फॉर्मेशन हो ताकि हम अपनी तैयारी करें उस हिसाब से। अगर तो आप ये कह रहे हैं, और यकीनन ये इसमें सच्चाई होगी कि मेट डिपार्टमेंट के पास प्रॉपर इक्विपमेंट, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट, मॉडर्न इक्विपमेंट शायद इतना बाकी भी मुल्क प्रेडिक्ट कर पाते हैं, तो ये चीज़ होनी चाहिए। और उसके साथ साथ अगर तो ये कर ही रहे हैं तो मैं तो ये भी कहूँगा कि जो अब क्योंकि स्मॉग एक सीज़न है पंजाब के अंदर, तो आप AQI मीटर्स भी जो हैं आप अभी से तैयारी शुरू करें। ये मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं, ये उनके मैंडेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए उनके मंशूर का, कि वो स्मॉग को एक काबू में लाने की कोशिश करें। और मीटरिंग जो है उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, जो कि अभी मेरे ख्याल में बहुत सारा डेटा गवर्नमेंट जो है वो आप लेते हैं प्राइवेट लोगों से। सो इसके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करें, और ताकि बेहतर डेटा है इसको कर्व करने की ज़्यादा हमारे पास सलाहियत हो। अगला सीज़न जो है वो ये तो एक पॉलिटिकल पॉइंट बनेगा स्मॉग जो है। सर, इसमें ना एक बहुत पॉजिटिव बात ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी सस्ती हो रही है और आम आवाम के बजट में आ रही है, तो अब शायद गवर्नमेंट को इतना कुछ करना भी ना पड़े, इतना स्पेंड भी ना करना पड़े, क्योंकि अब जिस तरह हमारे एक दोस्त हैं चिश्तिया में, बहुत बड़े फार्मर हैं, उन्होंने अपनी एक छोटी सी इतनी सी डिवाइस ली है जो कि बहुत महंगी भी नहीं है, और उनकी ज़मीनों के को वो बिल्कुल ठीक प्रिडिक्ट कर लेती है कि कब बारिश होनी है कब नहीं होनी। और उनके लिए ज़रूरी है क्योंकि वो फार्मर हैं, उनको पता होना चाहिए कि मैंने बीज कब लगाना है, मैंने कटाई कब करनी है। सो ये उन्होंने तो अपनी पर्सनल लगा ली है। मेरे ख्याल में बजाय कि अब गवर्नमेंट ये करने के कि उस इलाके में अपनी लगाए, उनसे वो कहेगी कि अपना डेटा हमारे साथ भी शेयर कर लिया करो। सो अब इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत को सबसे ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत है, लेकिन अब शायद हुकूमत के ऊपर उतना बड़ा बोझ ना पड़े, क्योंकि अब लोग भी इसमें अपना हिस्सा डालेंगे। वाह, और सर ये ठीक है, और मेरे ख्याल में इस तरह आपको इस चीज़ को समझेंगे कि आपके अवाम जो है इस चीज़ से अतराई ना नहीं करेगी, कहेंगे ठीक है जी आपके पास है, आप भी ले लें। सर, क्रिकेट में वापस आते हैं, आप कुछ जिक्र मुझसे कर रहे थे ऑफ द सेट के को वेस्ट इंडीज़ के हवाले से कि उन्होंने धो के उस दिन बड़ा सीन ख़राब किया। सर, कल उन्होंने मार के, उनके 2 बंदे थे, उन्होंने बहुत बुरी हालत की, उन्होंने कराची को हराया कोयटा की तरफ से। अच्छा, उसमें जो रदरफोर्ड साहब थे जिनको मैन ऑफ द मैच भी मिला, उन्होंने छक्के ज़्यादा मारे और चौके कम। वाह, बल्कि वो गलती से एक चौका लग गया, वरना उन्होंने चौके अटैम्प्ट ही नहीं किए। सो इस तरह की एक तो आपको इनिंग्स ज़ाहिर है कम ही मिलेंगी, लेकिन आपको अगर 10 इनिंग्स मिलेंगी ना, तो उसमें से 8 या 9 वेस्ट इंडियन किसी प्लेयर की होंगी हार्ड हिटिंग जो है, हार्ड हिटिंग। सो मुझे एक और चीज़ ये लगती है कि पूरी दुनिया पे ना T20 खेलने पे पाबंदी लग जानी चाहिए। ये गेम ही वेस्ट इंडियंस की है, वैसी एक फॉर्मेट पूरा जो है उनको दे दिया जाए। सर, लेकिन आप देखें अगेन
मैं बड़ा केयरफुली इस चीज़ को फ्रेम करूँगा कि कोई ऑफेंड ना हो जाए, लेकिन अमेरिका में अगर आप जाएँ, और वेस्ट इंडीज़ ऑब्वियसली मतलब एक इलाका तो और है, बट जो हमारी अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं, जो उनकी नेशनल फुटबॉल लीग है, उनकी बास्केटबॉल जो है, उनके अंदर उनकी अक्सरियत पाई जाती है, तो उनको एक फिज़िकल एडवांटेज जो है वो हमने देखा है। अब मतलब इसमें कोई गलत बात नहीं करने की है, तो है बड़ी अच्छी बात है उनके पास है। और क्रिकेट के अंदर अब हमें आप कह रहे हैं नज़र आ रहा है चीज़ फ्रॉम द वेस्ट इंडीज़, क्योंकि अमेरिका तो ज़्यादा नहीं खेलता क्रिकेट, तो वहाँ से हमें नज़र आ रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। इससे अच्छी चीज़ ये होगी कि बाकी तमाम जो क्रिकेट खेलने वाले ममालिक हैं उनको थोड़ा अपनी गेम अप करनी पड़ेगी कि यार वो आते हैं पिच के ऊपर कि चौका भी नहीं मारना, छिक्के मारने हैं, और T20 फॉर्मेट के अंदर तो है ही ये करना ही है। सर ये मैं अफ्रीकन अमेरिकन को देखता हूँ ना, तो मुझे अपने अबाओ वजदाद पे बड़ा दुख होता है। इन्होंने भी कोई गुलामी काटी होती, ये भी कोई चीते से जान बचाते हुए जंगल में दौड़ रहे होते, तो आज हम जरा स्ट्रांग लोग होते हैं। हमारे अबाओ वजदाद टिड के ऊपर से बनियान करके तो लस्सियां छिकते रहे हैं, हमने खाक करना है जिंदगी में कुछ फिजिकल। सर, और वो बाकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप देखें ना, सिर्फ या तो मैं कहूँगा स्पोर्ट्स की हद तक उनकी कंट्रीब्यूशन है, म्यूजिक इंडस्ट्री की आप बात कर लें, एक्टिंग इंडस्ट्री की बात कर लें, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ पीछे है। बट चले, PSL जो है वो चलता रहेगा। हमारी आपकी और खबर आपको मेरी एक चीज़ मैं बस इसमें डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमारी पिचेस जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि बहुत ड्राई और क्रैक्ड हैं, कराची की खास तौर पे, बाकी लाहौर वाली ठीक खेलनी है, मुल्तान वाली मुनासिब खेलनी है, पिंडी हमें पता है वो 225 उधर होता ही होता है, वो एक वैसी पिच है जैसी आवाम मांगते हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मुझे एक और चीज़ की जो समझ नहीं आती वो ये है कि एक ग्राउंड में 6-6, 7-7 पिचेस क्यों रेट होती हैं, लेकिन हम ज़्यादा पिचेस इस्तेमाल नहीं करते, भाई क्यों? बात ये कि अक्सर हमें सुनने को मिलता है इस बार सेमीफाइनल नई पिच पे होगा या फाइनल नई पिच पे होगा, फिर जिस दिन वो डे आता है हमें पता लगता है नहीं वो तो पुरानी पे ही खेल रहे हैं। और भाई मैच है, शादी थोड़ी है, आप डिफरेंट पिचेस पे खेल सकते हैं। तो ये मुझे इनको जो एक इनकी हेजिटेंसी होती है ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना कि एक पिच जो है वो मिडल वाली ज़्यादा इस्तेमाल होगी, या आप बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट वाली या एक्सट्रीम राइट वाली चूज़ कर रहे हो, तो उसमें ये है कि वन साइड ऑफ द बाउंड्री जो है वो शॉर्ट हो जाएगी, एक बड़ी भी तो कोई बात नहीं, दूसरी बड़ी हो जाएगी। दूसरा ये है कि आप क्राउड के खतरे से पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, और क्राउड के खतरे से भी ज़्यादा इसलिए कि लोग छक्के चौके देखना चाहते हैं। आप सर्कल, वो आप रोप इतनी करीब ले आते हो, अगर आपको किसी एक साइड से लग रहा है कि बाउंड्री छोटी हो रही है, उधर रोप स्ट्रेच कर लो। सो ये हो कुछ भी सकता है, हो कुछ भी सकता है। चले हम आगे होप करते हैं। ख़ास तौर पे कराची वाली सिचुएशन जो है PSL की हद तक वो ज़रा अफसोसनाक है। ज़ाहिर है हमें पता है कि हम क्रिकेटिंग नेशन है, सब क्रिकेट देखना चाहते हैं, जाके देखना चाहते हैं। लाहौर वालों को मौका मिल रहा है तो कराची वालों का भी उतना ही हक है उनको मौका मिले। यहाँ हमने जाना है एक ब्रेक के ऊपर। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम क्रिकेट की डिस्कशन कर रहे थे PSL की हद तक, लेकिन अब हमें डिस्कशन करनी पड़ेगी PCB की हद तक। इसके अंदर भी अलबत्ता एक सियासी एंगल है, बल्कि तमाम तौर पे सियासी खबर ही है, लेकिन चूँकि मुंसलिक है PCB से और हम क्रिकेट की बात करें तो मैंने कहा साथ ही कर लेते हैं। तो अनवारुल हक काकड़ साहब जो हमारे आउट गोइंग केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके दौर में PCB के अंदर काफ़ी चेंजेस हुए, कोचेस बदले गए, ना कि उनका कुछ से ताल्लुक़ था, वो बस जनरली एक वर्ल्ड कप के बाद से चीज़ें जो है होना शुरू हो गई। अलबत्ता कुछ चीज़ें जो उन्होंने की, उनमें से एक ये थी कि उन्होंने अपनी जो पावर्स होती हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, उनको साइलेंटली थोड़ा चेंज करके अपनी जो नॉमिनेशंस होती हैं, नंबर जो वो कर सकते हैं PCB के बोर्ड के ऊपर, उसको 2 से 3 कर दिया। एक तो मोहसिन नकवी साहब लगे। उसके बाद अब ये ख़बर हमें मिली है कि 7 सरकारी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो अब PCB के बोर्ड का हिस्सा होंगे, जिसमें जाहिद अख्तर जमान पंजाब सेक्टर के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो, उसके साथ साथ पुलिस के एक शख्स के नाम किए जा रहे हैं, और दीगर और ग्रेड्स के जो अफसरान हैं अब PCB के बोर्ड पे होंगे। इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कि इनका एक्चुअली क्या रोल होगा PCB के बोर्ड के ऊपर। PCB के ऊपर ज़ाहिर है हर चीज़ जो वो करते हैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्रिकेट ओरिएंटेड होता है, और तमाम जो बाकी इदारे होते हैं उसमें, जिसमें सिक्योरिटी आ जाती है, उसमें ट्रैवल आ जाता है, उसमें बाकी लॉजिस्टिक्स आ जाते हैं, सब कुछ, उसमें आप बाकी दीगर अदारों से हेल्प लेते हैं। सो इस चीज़ की समझ नहीं आई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की तरफ से ये नोटिफिकेशन भेजा गया, PCB के बोर्ड के अंदर 7 नए मेंबरान आ चुके हैं, आ जाएंगे, और उनके हमें एग्जैक्ट ड्यूटीज़ के बारे में नहीं पता, बट हैं तमाम सरकारी ऑफिशियल्स। सर आप क्या बात कर रहे हैं, आपके सामने 75 साल का डाटा मौजूद है कि ब्यूरोक्रेसी ने कितना अच्छा मुल्क चलाया।
तो अब वो पीसीबी में आएंगे तो पीसीबी को भी अच्छी तरह से चलाएंगे। तो ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और ये तो जो सीएम साहब जब भी कोई आते हैं, जो के बाद में अगर क्रिकेट में चले जाते हैं, तो वो उसके बाद अपनी सीएमशिप के अंडर रहने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनको ज़रूर एडजस्ट करते हैं। ये तो तारीखी तौर पे चला आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे ख्याल में इन्होंने एक और ये बड़ा मुस्बत बात इस तरह है कि इन्होंने एक बीच में से स्टेप ख़त्म कर दिया। सो आप सोचें कि जब भी मैच करवाना होता होगा एक फैक्स जाती होगी, हम यकीनन अभी तक फैक्स पे ही होंगे चीफ सेक्रेटरी को कि जी हमने ये करवाना है तो इस इलाके पे हमें ये चाहिए, ये बंद करना है, ये खोलना है। इसी तरह एक फैक्स पुलिस को जाती होगी, फिर वहाँ से बड़ी डिलिब्रेशन के बाद बहुत दिनों के बाद एक फैक्स आती होगी कि ये तो नहीं हो सकता, तो फिर एक नया प्लान बनता होगा और फिर उसकी फैक्स जाती होगी। सो उन्होंने उन सबको मेंबर बना दिया बोर्ड का कि पाइन इत्थे ही बह के दस दियो की हो सकता है की नहीं हो सकता। तो ये बेहतरीन है सर। मेरे ख्याल में इस वक्त इस शहर में फैक्स मशीन को यूज़ कर रहे हैं ना, उसको हम मिलना चाहते हैं। अगर तो पीसीबी में ढेर सारी लगी हुई हैं तो वहाँ में जाना चाहिए। ये एक बड़ी अच्छी शॉर्ट सी डॉक्यूमेंट्री बनेगी। अलबत्ता जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ये नहीं समझ आ रही कि इनका रोल क्या है। अगर तो देखें ना अपने पिछले जो ओहदे हैं, अगर तो उनको वो साथ साथ रखेंगे और ये कोई इजाफी ड्यूटी उनको मिल गई है एज पीसीबी का, तो फिर तो वाकई में बड़ी अच्छी बात है कि मतलब इतने ज़्यादा लूप होल्स जो हैं वो तो उधर ही बैठा है यार, वहाँ जाके काम करा लो तो और सारी तमाम चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, विच इज़ वेरी गुड। बट अगेन इसके अंदर जो असल बात है वो आई थिंक ये है कि काकड़ साहब क्योंकि अब आउट गोइंग हैं, पहले तो ये भी चेम गोइयाँ थी कि सेनेट चेयरमैन के लिए पीपल्स पार्टी के नॉमिनी वो होंगे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नहीं होंगे। अभी मैंने आज के दिन ही खबर पड़ी है कि अभी भी गिलानी साहब का नाम जो है कंफर्म नहीं हुआ एज सेनेट चेयरमैन, ना कि इनका कंफर्म हो गया, इनका भी नहीं हुआ। लेकिन एज एन आउट गोइंग केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर मेरे ख्याल में उन्होंने कहा होगा यार कि 2-4 चीज़ें मैं भी करके चला जाता हूँ आगे, जिसके बारे में हमने मज़ीद डिस्कशन करनी है। बट ये पीसीबी की हद तक बात रही तो ठीक है। मुझे तो वैसे समझ ही नहीं आई, सॉरी मैं थोड़ा सा डी ट्रैक हो रहा हूँ, लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आई कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इलेक्शन लड़ा क्यों। उनके 3 साल सेनेट में पड़े हुए थे। अब अगर वो सेनेटर रहते हैं तो उनको वो नशिस्त छोड़नी है नेशनल असेंबली की, वहाँ पे दोबारा इलेक्शन होना है, पता नहीं क्या हो। मतलब वो एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें इस दफ़ा भी और इससे पिछली दफ़ा भी और उससे पिछली दफ़ा भी जो भी जीता हारा उसका जो फ़र्क था वो 1000 वोटों से कम का था। तो आपने इतने टाइट इलेक्शन में क्यों जाना है दोबारा। इसी तरह अगर सेनेट छोड़ते हैं तो फिर भी जितनी मर्जी आपकी आपस में बातचीत और अच्छे ताल्लुकात हों नून लीग के और पीपल्स पार्टी के, बहरहाल इलेक्शन है। सो क्यों किसी और को खड़ा कर देते हैं। सर ये तो देखना इस दफ़ा के इलेक्शंस के अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा सवाल ये पूछा है कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन चले वो सियासी खबरों पे तो आते हैं। एक खबर जो हमारे पास है वो ताल्लुक़ रखती है FBR से। एक ट्वीट, एक बड़े प्रोमिनेंट इकोनॉमी के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने शहबाज राना साहब, उन्होंने एक ट्वीट की, उसके अंदर उन्होंने कहा यार कि इस केयर टेकर गवर्नमेंट के दौरानिए में 2.1 मिलियन टैक्स पेयर्स जो हैं वो टैक्स नेट को एस्केप किया उन्होंने, और हमारा जो टैक्स फाइलर्स का जो नेटवर्क है वो 35% श्रिंक किया इस दफ़ा। तो ये तो बहुत ही हैरान कुन और खौफ दिलाने वाली बात है। सर इस शो पे, इस सोफे पे बैठ के हमने कुछ महीने पहले ये बात की थी कि नए लोगों को ऐड करना तो एक तरफ, पुराने लोग जो कि एक्चुअली फाइलर हैं वो फाइलिंग करना छोड़ने लगे हैं, और उन्होंने बड़ा डिलिबरेट किया है इसके ऊपर और इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम क्या कागज़ इकट्ठे करते फिरें, जो पेनल्टी है नॉन फाइलर होने की वो डाल दो, हमने फाइलिंग नहीं करनी। सो ये एक इतनी ज़्यादा ख़तरनाक बात है। और फिर जिस तरह से हम बार बार इस जगह पे इसी सोफे पे बैठ के ये बात करते रहे हैं कि दिस वाज अ वेरी गुड इलेक्शन टू लूज़, क्योंकि अब जो कुछ करना पड़ेगा, ये मैं आपको एक और चीज़, अब्दुल रहमान साहब के फिगर्स हैं ये, ठीक है, उनके मुताबिक इस फरवरी में 681 बिलियन की रिकवरी हुई है, जो कि 33 बिलियन टारगेट से कम है टैक्स रेवेन्यू की। बिल्कुल, जनवरी में भी कम हुई थी, सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ है जिसमें रिकवरी कम हुई है। और हमारा IMF से अग्रीमेंट क्या है कि अगर शॉर्टफॉल होगा 2 से ज़्यादा महीने का टारगेट में, तो शुगर और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स रिटेल आउटलेट्स पे, उन पे हमें टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। सो अभी जो आप कपड़े ख़रीदते हैं रिटेल पे जाके, तो उन पे टैक्स होता है सेल्स टैक्स 12 से 12.5 15%, उसको अब करना पड़ेगा 18%।
अच्छा, अब बिल्कुल ठीक है कि अगर आपको लगता है कि इससे रिकवरी हो जाएगी तो 100 बिस्मिल्लाह कर लें, मैं तो कपड़े ख़रीदता ही नहीं, मुझे तो नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन होगा क्या कि जब कपड़ों की प्राइस ऊपर जाएगी तो वो ख़वातीन जो शायद महीने के 2 जोड़े ख़रीदती हैं वो 1 जोड़े पे आ जाएंगी, या लेंगी नहीं। सो वैसे ये मुश्किल है लेकिन मसला क्या है कि आपने जो रिकवरी बढ़ानी थी वो नहीं बढ़ा सके वो, बल्कि एक्चुअली जो इतनी हो रही है उससे भी कम पे चले जाओगे। अच्छा, अब ये बात नहीं है कि मैं और आप अकेले साइंसदान हैं और हमें पता है और वो जो IMF वाले हैं उनको नहीं पता, वो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। जी जी बिल्कुल, उनको भी पता है। मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर पे कि वो ना इस तरह की चीज़, उनको पता है कि ये इससे नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा, और वो इस तरह की शराइत लिखवाते हैं कि आप घबरा जाओ, आप डर जाओ, आप अपनी कलेक्शन बेहतर कर लो डर के नतीजे में। हम घबराते ही नहीं, हम कहते हैं ठीक है फिर कर लो। सर सख्त है हम उस तरह से कि मतलब हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन नहीं करना चाहिए बर्दाश्त। मैं सॉरी आप इधर थोड़ा सा फिर सियासी वाली बात पे आना चाहूँगा, और वो ये है कि अभी हमने देखा है कि ओथ लिया है, CM बन गए हैं मेरे ख्याल में KP के अली अमीन गंडापुर साहब। जी जी बिल्कुल, बड़ी मुबारक हो उनको। लेकिन मेरा जो फिर वही बात है ना कि जो इस तरह वो नेशनल असेंबली में कहते हैं ना, जिस तरह वो प्रोविंशियल असेंबली में कहते हैं PTI वाले कि जी इखलाकी फतह हमारी हुई है, हमारी सीटें छिन गई, ये हो गया वो हो गया। अच्छा, यहाँ पे भी इखलाकी फतह हो जाती ना तो PTI बहुत अच्छी रह जाती, अगले इलेक्शन के लिए सेट थी। यहाँ पे इनकी हुकूमत आ गई है, यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वो नहीं करेंगे तो फिर इलेक्शन से पहले पूरा मुल्क कहेगा कि यार उधर तो कुछ किया नहीं। अच्छा, ये इनको जो है ना कि जी वहाँ पे हमें दबंग CM चाहिए था, दबंग। भाई दबंग CM आपने क्या करना है? आप नेशनल असेंबली में दबंग कोई अपोजिशन लीडर ले आओ, आप पंजाब असेंबली में दबंग तरीन अपोजिशन लीडर ले आओ, वहाँ पे तो हुकूमत है वहाँ पे। अब मुझे अली अमीन गंडापुर साहब अगेन KP हमारे भाई हैं, हमारा सूबा है, मेरा अपना सूबा है, अल्लाह करे वो कामयाब हों। लेकिन उनकी आप तकरीर सुने, सिर्फ उसमें बात क्या हो रही है कि हमारे साथ ज्यादतियाँ कैसे हुई, हमने उसको ठीक कैसे करना है, बदला कैसे लेना है, फलाना। इकोनॉमिक प्लान क्या है, कोई बात ही नहीं हुई। अब ये हम इकोनॉमी में फंस गए हैं। सर देखें, अब आगे जाते हुए इस मुल्क के अंदर 2 अहम बातें होंगी, PM साहब की तवसत से और फाइनेंस मिनिस्टर की तवसत से। अभी तक हमें नहीं पता फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, नाम 2-3 लोगों का चल रहा है, अभी तक कंफर्म नहीं हो, रहने देते हैं उस बात को अपनी जगह। बट आगे जाके जितने मामलात हैं आप उनको, ये FPR वाला मामला ये डायरेक्टली लिंक्ड है मीशत के साथ, आपका IMF का मामला, अगली जो किस्त आपको मिलनी है वो, उसके बाद जो आपका अगला प्रोग्राम है डायरेक्टली लिंक्ड है मुल्क की मीशत के साथ, सूबाई मीशत के साथ भी लिंक्ड है। सो आने वाले दिनों में, महीनों के अंदर आप तो सोच ही नहीं सकते कि किसी भी चीज़ को आप जो भी गुफ्तगू करें वो इकोनॉमी बेस्ड ना हो या वो मईशत बेस्ड ना हो, क्योंकि सारे मसले जब आप उसको पहुंचते हुए जाएंगे सिरे तक तो उसके अंदर मसला उसका इकोनॉमी होगा। बाकी हमने जो FPR का जिक्र किया उसके अंदर देखें, आज से हमने इधर ही बैठे हुए हमने ये भी बात की थी, हमने वो इश्तिहार डिस्कस किया था जिसपे FPR ने कहा था कि अगर आप फाइलिंग नहीं करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, आपका मोबाइल फ़ोन बंद करेंगे, आपकी बिजली बंद करेंगे, आपका गैस बंद करेंगे। अगर तो इन्होंने वाकई में ऐसा किया होता तो हमें पता होता, इसका मतलब है नहीं किया, क्योंकि कोई ट्वीट नहीं आई, कुछ नहीं आया, कोई बात नहीं है उसके बारे में। सो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। सो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसका मतलब है कि वो प्लान पॉसिबल नहीं है, मतलब आपका इख्तियार नहीं है कि आप लेस्को, ISको और बाकी दीगर जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी उनको कहें यार कि फ़लाने बंदे का जो कंज्यूमर नंबर है उसका बिल ढूंढ के यार वो फाइलर नहीं है उसको बंद कर दो, ये आप नहीं कर सकते। आप दीगर जो टेलको कंपनीज़ हैं उनके पास जाके ये तो नहीं कह सकते ना यार कि फ़लाने ये लिस्ट हम भेज रहे हैं, इनके मोबाइल फ़ोन बंद कर दो, आप उनके कस्टमर हो, ये कैसे हो सकता है? ये तो तब जब इश्तिहार हुआ तो हमने तफसीली बात की थी, यानी कि टैक्स नेट भी छोटा हुआ, फाइलर भी कम हुए, उसके ऊपर जो रेप्रिमेंड करना था इन्होंने सबको वो भी नहीं कर सके। अब जैसे आप कहते हैं, मैं आपका जुमला थोड़ी देर के लिए बोरो करूंगा, आप कहते हैं कि टैक्स ना देना एक महंगा, और इस वक्त लोग जो हैं वो इस महंगे शौक को अपनाने को तैयार हैं। दूसरा वो जो थ्रेट्स थी ना सारी, उनका वे आउट है ना। प्रॉब्लम ये है कि वो जो आपने जिस भी चीज़ का मीटर काटना है, कारोबार तो मैं करता हूँ, मेरी बेगम अपने नाम से वो कनेक्शन ले लेगी, सिम तो एक बंदे को 5 अलाउड है, तो मैं वालदा के नाम पे सिम निकलवा लूंगा। वो हर चीज़ का वे आउट है। असल में आप पता है क्या, टैक्स आप ठीक है पूरी दुनिया में, अमेरिका में आपको टैक्स चोरी करने पे जेल में डाल देते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको उसके बदले में सहूलियात भी ऐसी मिलती हैं कि लोग नहीं टैक्स नेट से निकलना चाहते। ठीक है, यहाँ पे आप सहूलियात को भी छोड़ें,
बुनियादी सबसे चीज़ ये है कि आपका डिस्प्यूट हो गया है किसी भी शख्स से, किसी भी चीज़ पे, किराएदार से या मालिक मकान से, कुछ भी। आपको ये पता है कि अगर मैं थाने चला गया, अगर मैं अदालत चला गया तो इतना लंबा चलेगा मामला, या मेरी ज़बरदस्ती सुलह करवा दी जाएगी। तो आप क्या करते हैं कि जाते ही नहीं, आप खुद से जो बन पाए बदला लेने की सकत रखते हैं, ले लेते हैं, नहीं तो माफ़ कर देते हैं, कुड़ते रहते हैं अंदर। बुनियादी बात यह है कि जब तक रियासत इंसाफ सबको नहीं देगी, किसी का दिल नहीं करेगा टैक्स देने। बिल्कुल, और यही जी और बड़े मसले हैं इनके अंदर। एक टैक्स वाला बहुत बड़ा मसला है, अभी हमने शो पे बैठ के बात कर ही ली कि टैक्स नेट स्पीच श्रिंक हो रहा है, आगे जाके इन मसलों को ठीक करने की ज़रूरत है। यहाँ हमने जाना है एक ब्रेक के ऊपर। सी यू आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर, बड़े दिनों से कुछ मसले मसाइल इशू चल रहा है, ट्विटर नहीं चल रहा। पीटीए की तरफ पास जाएं तो वो कहते हैं जी हमने तो बंद नहीं किया, हमें तो पता नहीं है। हुकूमती एहलकार से पूछें, वो कहते हैं यार सानू तो नहीं पता। आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से पूछें, वो तो इससे मुतासर हुए हैं, वो तो कहते हैं हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता। आज के दिन पता चल गया है कि क्या इशू है। मैं इस शो पे ये खबर जो है ब्रेक करना चाहता हूँ। अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं हमारे केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने काफ़ी बातें की, जिसमें एंड पे एक साफ़ी ने एक मासूमाना सवाल पूछ दिया, ट्विटर का क्या मसला है। वो कहते हैं इसकी एक कोई तकनीकी वजूहात है जिसकी वजह से ट्विटर जो है बंद है तमाम मुल्क के अंदर। और बंद नहीं, उन्होंने कहा ठीक तरह चल नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि अब जो अगली गवर्नमेंट आएगी, मैं चाहूँगा कि आते ही वो इस चीज़ को ठीक करें। इससे सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये हुई कि फाइनली किसी गवर्नमेंट हुकूमती एहलकार ने, किसी हुकूमत के बंदे ने इस चीज़ को तस्लीम किया बाकायदा तौर पे कि ट्विटर बंद है। ये बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल में। पहले फर्स्ट स्टेप टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज एक्सेप्टिंग देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम तो है, शुक्र है एक्सेप्ट हो गया। अब आगे वाले जाने वाले दिनों में ये देखेंगे कि कोई ट्विटर एक्स इलॉन मस्क साहब को फरमाइश करके हुकूमत पाकिस्तान किसी बंदे को, टेक्नीशियन को बुलाए, यहाँ पे देखें क्या हुआ है, उसको ठीक करें, या कोई इंटरनेशनल टेंडर किया जाए कि जी तमाम जो लोग समझते हैं इस मसाइल को, उसको आके यहाँ ठीक करें। सर शुगल ये कैसा लगे कि जब नया पीएम आ जाए तो उसके बाद अनवारुल हक काकड़ साहब एक प्रोटेस्ट लॉन्च करें कि ये कैसी जमहूरियत है, इधर ट्विटर ही नहीं चल रहा। सर बिल्कुल हो सकता है, अनलेस वो सेनेट चेयरमैन बन जाए, फिर वो रिलैक्स हैं। तो सर ट्विटर जो है वो बहुत जल्द ओपन हो जाएगा। मेरे ख्याल में सिर्फ वेट हो रहा है कि नए आईटी मिनिस्टर कौन होंगे, तो लेट्स सी। हाँ, वो आपकी जो थ्योरी है ना कि अभी शायद ये टेंडर करेंगे, वो भी पूरी कर लें जी। सर वो टेंडर करेंगे एक किसी इंटरनेशनल बंदे के लिए कि आके ठीक करें। अब थोड़ा मेरे जहन में एक पिक्चराइज किया हुआ है मैंने उस शख्स को, कौन है उस शख्स के लंबे लंबे बाल हैं सॉरी, थोड़े वो मोटे हैं, उन्होंने शॉर्ट्स पहनी हुई हैं और फ्लिप फ्लॉप्स पहने हुए हैं, एक बैग है, एनके हैं, कोडर हैं वो, और वो आएंगे पाकिस्तान। 4.5 मिनट में सारा मसला ठीक कर जाएंगे और फिर वो वापस चले जाएंगे। मेरे ख्याल में इसके को आपको 10-15 हज़ार डॉलर देने पड़ेंगे, तो कोई मसले वाली बात नहीं। ट्विटर इसी तरह बहाल होएगा, और मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा एम्बेरसिंग और मज़ाहिया बयान और सूरत हाल जो है वो कभी नहीं हुई होगी कहीं पर भी। बिल्कुल। वो आज हैदर अली साहब की ट्वीट थी, उन्होंने कहा कि इस वक्त इंडिया में दुनिया के 3 टेक जायंट्स मौजूद हैं, ज़करबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट वाले और शायद टिम कुक्स, और पाकिस्तान में, और वो आए भी शादी के लिए हुए हैं। हाँ जी, वो जो हो रही है इंडिया में, अंबानी साहब के बेटे की शादी। और पाकिस्तान में इस वक्त बातें क्या चल रही हैं कि यार ट्विटरली वीपीएन केड़ा लाइए। सर दूसरी चीज़ ये कि वो जिस तरह हम अक्सर वो जिक्र करते हैं मलिक साहब वाली थियरी, जो इसमें सही होती दिखाई दे रही है कि ये इन्होंने बंद तो कर दिए, इनसे अब खुला नहीं जा रहा। अच्छा, वो मुझे जो है ना, अब ज़ाहिर है मैं नॉन टेक्निकल आदमी हूँ, मैं उसको जब एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी चीज़ें इधर उधर कर दूँगा। लेकिन मैंने जब उनसे पूछा कि जी वो किस तरह से, तो उन्होंने कहा कि आप देखें कि इस वक्त सिर्फ ट्विटर बंद नहीं है, इस वक्त आपका ओवरऑल इंटरनेट सारा ही स्लो हुआ है। सो इन्होंने डाटा पैकेट्स बंद किए हैं कि अगर कोई ये सर्च करे तो भी ना आए, अगर ये सर्च करे तो इसमें भी दुश्वारी हो, अगर ये।
अच्छा, वो अब हुआ ये कि इन्होंने इतना कुछ ब्लॉक कर दिया है कि ट्विटर पे क्या कुछ सर्च हो सकती थी कि एक तो वो तो तकरीबन पूरा ट्विटर ही नहीं चल रहा, पूरा इंटरनेट बंद हो गया है, और अब जब ये खोलने बैठे हैं तो इनको ये भी भूल गया कि हमने ब्लॉक किया क्या क्या था, किस कुछ चीज़ को अनब्लॉक करना है। और अभी जिस वक्त भी अमेरिका से या बाहर से कहीं से वो आ गई कॉल कि क्या कर रहे हैं इधर, कुछ चल क्यों नहीं रहा, तो फिर इन्होंने एक दफ़ा सारा कुछ ही शायद खोल दें। वाह वाह सर। तो वो चीजें जो 4-5 साल से बंद है शायद वो भी थोड़े दिन के लिए खोल जाए। सर मेरे ख्याल में इस वाली चीज को हम यही रोकते हैं, लेकिन ये अगेन ये मलिक साहब की थ्योरी है। मलिक साहब लेकिन हमारे शो के तवसत से सुरखरू होते रहे हैं, ये आज की जो खबर है ये उसका बिल्कुल एक सबूत है। तो आगे आई होप ऐसे ना हो कि मतलब उनको सारा कुछ खोलना पड़ जाए। वैसे तो खोल भी दे तो क्या मसले वाली बात है, कुछ घंटों के लिए होगा ना, कुछ दिनों के लिए होगा, ठीक है। तो सर आगे चलते हैं। अब ट्विटर के बारे में बात नहीं करेंगे कुछ देर के लिए, वैसे ही बंद है। ज़रा सियासी गुफ्तगू थोड़ी सी कर लें, कुछ चीज़ें हुई हैं। एक तो परसों के रोज़ ये आरिफ अलवी साहब जो हैं हमारे प्रेसिडेंट, फ़िलहाल अब नए प्रेसिडेंट का जो सारा इंतखाबात जो भी सिलसिला होगा वो होगा, सेशन नहीं कॉल कर रहे थे। इस पे एक कानूनी बहस जो है वो छिड़ पड़ी तमाम दोनों क्वार्टर से, और दोनों के कन्फ्लिक्टिंग किस्म के रिस्पॉन्सेस थे। जो नून लीग के हल्के थे वो कह रहे थे कि क्या बात हुई, सेशन तो कॉल हो सकता है, सेशन का तो क्या मसला है, कि मुतालबा ये था आरिफ अलवी साहब का, हमने शो पे डिस्कस किया था। मैं वैसी कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि चूंकि रिजर्व सीटें अभी तक पीटीआई एससी को फराहम नहीं की गई, वो कमीशन बिफोर द कमीशन है मामला, हालांकि उसका भी फैसला महफूज कर लिया गया है, तो सेशन नहीं कॉल हो सकता। सो इस पे जो बाकी वकला थे जिनकी बात मुझे ज़्यादा समझ आई, कहते हैं यार इसका तो मतलब है कि NA8 बजौर जो है जहाँ पे इलेक्शन ही नहीं हुआ, चूँकि वहाँ पे जो कैंडिडेट थे वो इंतकाल कर गए, इसका मतलब वो भी पूरा नहीं, जब तक वो इलेक्शन नहीं होगा तब तक सेशन नहीं कॉल होगा। इसका मतलब है मरियम नवाज शरीफ जो है वो अपनी निचली सीट भी जीती, ऊपर वाली भी जीती, ऊपर वाली को छोड़नी पड़ी क्योंकि वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर बनना चाहती थी, इसका मतलब है उसका भी बाई इलेक्शन होगा। अच्छा, इसी तरह अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने कोई निचली सीट छोड़ी है तो उसका भी, तो ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड प्रेसिडेंट बन जाता है कि जब तक तमाम तर नेशनल असम्बली के लोग मौजूद नहीं हैं तब तक सेशन नहीं कॉल होता। ये गलत बात है। फिर उनके पास 12 बजे तक का टाइम था, तकरीबन 11:15 उन्होंने अज खुद जो है सेशन कॉल कर लिया। ये बात है कल के दिन की जो सारी मामलात थे उन पे आते हैं, बट अगर अलवी साहब पे आप कुछ बात करना चाहते हो ज़रूर कर लें। सर वो तो बस वही है कि जाहिर है अलवी साहब ने, वैसे तो वो यही चाहते होंगे कि जब तक सब कुछ ना हो जाए, सेशन कॉल ना हो, ताकि वो सदर रहे, लेकिन वो आपने जैसे फरमाया मुमकिन नहीं था। इसके अलावा उनकी एक और ये भी जाहिर है ख्वाहिश होगी कि वो जाते जाते किसी को फेवर दे के जाएं, कि कोई बड़ा आदमी उनसे कहे कि ये प्लीज ना करें, तो फिर वो कहें कि आप क्योंकि आपने कह दिया तो मैं नहीं करता, आप आ ही गए हैं। लेकिन ना मैंने ये भी नोट किया कि जितने बड़े लोग थे ना वो अवॉइड कर रहे थे कि असी नहीं मिलना उनको यार खुद ही करना पड़ेगा। हाँ, तो अब ये एक मिस्ट्री रहेगी कि किसी ने उनको कॉल की या किसी ने भी कॉल नहीं की और उन्होंने खुद ही कहा कि मेरे ख्याल में एक बंदे ने कॉल की। अच्छा, उनके अपने वकील ने सर जी आप फंस जाएंगे, ये गलत हो जाएगा, या आगे जाके ना ये गलत हो जाएगा, तो तुम करते हो सर। जब आपका अपना वकील आपको रात को 11:30 बजे फोन कर रहे हैं और आपको कोई मसला नहीं है, आपको लगता है कोई मसला नहीं, फिर आपको फोन भी उठाना चाहिए और जो वो कहे वो सुनना भी चाहिए। ये बिल्कुल मुमकिन है। मैं कह नहीं रहा उनके वकील का फोन है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, और इसीलिए वो कहते हैं कि डॉक्टर, लॉयर और टैक्स अकाउंटेंट पे कभी पैसे नहीं बचाने। हाँ, और सिर्फ टैक्स अकाउंटेंट अगर आप टैक्स देते हैं इस मुल्क में, तो टैक्स नहीं देता, अभी हमने डिस्कस किया। अच्छा आगे चलते हैं। नेशनल असेंबली के 2 दिन के सेशंस को कलेक्टिवली डिस्कस कर लेते हैं। एक तो कल के दिन जो चीज़ें हुई, एक तो अच्छी चीज़ ये देखने को मिली कि PTI SIC जो हमारी अब एक ऑपोजिशन है अपनी 91, 92, 93 सीटों के साथ, जो वो कहते हैं इससे बहुत ज़्यादा हैं, अभी उनको रिजर्व सीट्स भी नहीं मिली, लेट्स सी होपफुली मिल जाएंगी, शायद ना भी मिलें, ये नहीं पता हमें। उसके अलावा जो हल्के जिनको वो कहते हैं कि वो मुतनाज़ा हैं और वो सारे जो हैं उनका मसला होगा, वो उनके बारे में भी उनको पता चल जाएगा कुछ देर में, या शायद नहीं पता चलेगा। अलबत्ता जो भी होगा इस वक्त वो एक बड़ी तगड़ी और भारी ऑपोजिशन एज ए सिंगल पार्टी बैठे हुए, मतलब उनके साथ छोटी मोटी और जमातें हैं, लेकिन मेनली इट इज़ SIC विच इज़ PTI। सो अच्छा लगा ऑपोजिशन की, उन्होंने हूटिंग हुई। इस पार्लियामान में VONC के बाद से PTI के वॉकआउट से एक सन्नाटा सा रहा है, जब तक PDM ने भी अपने आप को कैरी फॉरवर्ड किया 16 महीने के लिए, और तकरीबन 1 साल का आप पूरा केयर टेकर का मिला के और PDM का मिला के, उससे भी ज़्यादा बल्कि के बाद आप देखें इस पार्लियामेंट के अंदर एक किस्म की जो एक सियासी रौनक होती है, जिसके अंदर पार्लियामानी जो आपकी बहस होती है, जो हुटिंग होती है, जो मतलब उसके अंदर हम ये नहीं कह रहे कोई गलत चीज़ हो, जो उसका निज़ाम के अंदर दायरे रहते हुए
जो चीज़ें होनी हैं वो होनी चाहिए, एक हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। अब यही चीज़ अगर मूविंग फॉरवर्ड बिलों के ऊपर इस किस्म के अगर इनका जज्बा हो तो बहुत अच्छी बात है। और मैं साथ साथ ऐड करता जाऊँ कि जो इनका मुतालबा जो उन्होंने पार्लियामेंट में जिक्र किया, तमाम जो ओहदेदार थे SIC के, उन्होंने कहा जी कि हमारे जो बानी PTI हैं उनको अब आप जेल से रिलीज़ करें। सो अब अगर तो उन्होंने इस चीज़ को भी यकीनन बनाना है, वैसे तो उनके ढेर सारे केसेस हैं और बड़े तगड़े केसेस हैं उनके ऊपर, ऐसे तो नहीं हो सकता कि उनको एक दिन छोड़ दें जेल से, बट अगर तो उन्होंने कुछ चीज़ करनी है तो पार्लियामान में बैठे हुए ये मुतालबात आगे लेके जाने से बेहतर रास्ता क्या है? बिल्कुल, ये तो मरवत साहब ने भी कल बयान दिया है और वही बात कि हालांकि मरवत साहब के बारे में ये तासुर नहीं है कि ही इज़ अ वेरी शार्प माइंड, फिर भी उन्होंने भी कह दिया है कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी इस्तीफ़ा देना। जब VONC के बाद जब हुकूमत बनी थी तो हम उसके बाद से नेशनल असेंबली में नहीं गए, ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी हमारी सबसे बड़ी गलती थी जब हमने पंजाब हुकूमत डिसॉल्व कर दी थी। सो ये दो चीज़ें हमने ना की होती तो शायद 9 मई भी ना होता और शायद आज हम इस हालत में भी ना होते। सो ये पार्लियामेंट में बैठना जो है ना, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है और इसको कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इसी तरह हमारी वो कल वो भी जब बात हो रही थी कि जब ये ओथ हुआ तो नवाज शरीफ साहब वहाँ पे गए। बहुत लोग हैरान थे कि जी वो नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे, जब उन्होंने फैसला कर ही लिया कि मैंने नहीं बनना, तो वो क्यों आए? अच्छा, वो जाहिर है एक तो उन्होंने अपने भाई को वोट देना है, वो इसलिए आए। MNA तो है ना। दूसरा MNA अगर वो कर सकते हैं कि वो ना लें ओथ, लेकिन यार ये कितनी बड़ी ज्यादती है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ। ठीक है, ये हमने देखा पिछले 5 सालों में चौधरी निसार की शक्ल में कि चौधरी निसार ने नहीं लिया ओथ। अब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ कितनी ज्यादती है कि उसमें जिसने भी उनको वोट दिया है वो तो चाहता था ना कि यार वो वहाँ पे हों, उनको वहाँ पे फंड मिलें, वो फंड मेरे हल्के में इस्तेमाल हों। जिसको मैंने वोट डाला है उसने ओथ लेने से इनकार कर दिया है। सो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ बहुत शुक्र की बात है चौधरी निसार इस दफ़ा इलेक्शन हारे हैं, क्योंकि लोगों ने कहा यार इस बंदे को वोट देने का क्या फ़ायदा। सो जिसको भी वोट पड़ा, अगेन मुतनाज़ा होगी उनकी सीट, लेकिन फ़िलहाल हम ये मान लेते हैं कि जी वो जीते हैं, तो जो भी जीते हैं उसको ना सिर्फ वोट लेना चाहिए, उसको मतलब इसमें क्या शर्म है कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ या नहीं हूँ, या मैं 3 टाइम्स एक्स प्राइम मिनिस्टर हूँ या क्या। भाई आप आज MNA हो, ये कुछ छोटी बात है। आज आप बिल्कुल अपने हल्के के लोगों के लिए उसी तरह काम करो जिस तरह आपको काम करना है। बिल्कुल सर, आप ये सोचें, मैं थोड़ी सी डिट्रैक्ट तो नहीं कर रहा, मिसाल में अगर अमेरिका की दूं, क्योंकि वो जमहूरी निज़ाम का एक बेहतरीन मिसाल जो है अमेरिका हमें देखने को मिलती है, उनका जिस किस्म का 2 पार्टी सिस्टम है, तो उसमें जो आउट गोइंग प्रेसिडेंट होता है, वो जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है नया, जो उनको वो होस्ट करते हैं बाकायदा। जब उनकी इनॉग्रेशन होती है उनको आते हैं वाइट हाउस, उनके साथ तोहफे एक्सचेंज होते हैं, गुफ्तगू होती है, बड़ी एक तरीके से होता है। और सोचें बराक ओबामा जैसे प्रेसिडेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को इनॉग्रेशन के ऊपर ये हैंड ओवर की थी चीज़, क्योंकि ये उनका निज़ाम है कि यार मैंने 8 साल कर लिया, अब मैं और आगे नहीं कर सकता, बट जो भी जीता है हम उसको तस्लीम करते हैं। अब मुल्क अवाम ने बोला है तो बात ख़त्म हो गई। यहाँ पे भी एक जी मैं 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर था या मैं बहुत बड़ा सियासतदान हूँ तो मैं नॉर्मल MNA नहीं बनूंगा, ये क्या बात हुई? आपको अगर आप वोट लेकर आए हैं तो फिर आपको इस किस्म की जो फ़राइज़ हैं सर अंजाम देने पड़ेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ जो दूसरा सेशन आज के दिन हुआ वो ज़रा लंबा सेशन था, 5-6 घंटे चला वो सेशन, और ये स्पीकर का इलेक्शन था, पार्लियामेंट्री सेशन का स्पीकर का इलेक्शन था, जिसके अंदर यार सादिक साहब जो हैं अब स्पीकर बन गए हैं। वो कैंडिडेट थे ये जो इत्तेहादी हुकूमत है उसके, और उनको गालिबन 199 वोट पड़े हैं, और SIC PTI जो है उनको पड़े हैं तकरीबन मेरे ख्याल में 91 या 92 वोट थे। अलबत्ता जब PTI के जो SIC के सॉरी जो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है वैसे किस तरह करना है, लेकिन चले मैं फ़िलहाल SIC कहता रहता हूँ। SIC के जिन्होंने बात करने का या सादिक से मुखातिब होकर बात की कि आपको बहुत बड़ा मुबारक, उन्होंने एक तरीके से बात की कि हमने फैसला किया हम अपोजिशन करेंगे, नंबर 1 गुड थिंग। नंबर 2 उनका जो मुतालबा था वो बड़ा सख्त था। वो कहते हैं कि देखें जी हम एक पार्टी है जो कि 91 या 92 जितने भी वोट हमने लिए हैं, आप 7 पार्टी हैं जिन्होंने मिलके ये 199 वोट लेके आप जीते हैं, और हम तो ये मानते भी नहीं कि आपके पास ये वोट है नंबर 1, और नंबर 2 हम ये भी नहीं मानते हमारे सिर्फ 91, हमारे तो 200 प्लस हैं, और आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा ये। सो वो देखें ना, अब अगेन मुझे बताएं, वही पिछली वाली बात पे जाऊँगा, ये बात वो अगर करते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सड़क पे, ये बात वो करते प्रेस क्लब में, ये बात वो करते वैसे ही किसी सहाफ़ी चलते फिरते हुए कोर्ट से बाहर आते हुए, उसका क्या फ़ायदा होता?
पार्लियामान में की है बात, रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब अगर तो दीगर पार्टियों की सोशल मीडिया टीम है, अब आप देखें उनकी ज़िंदगी जो है वो आसान भी होगी, मुश्किल भी होगी। ऑपोजिशन की सूरत में पार्लियामान के अंदर खड़े होकर जब भी वो बयान करेंगे तो सोशल मीडिया टीम के ऊपर है कि यार कि उसको आपने वहाँ से उठा के उसको जितना वायरल कर सकते हैं करें या उसको चलाएं, और उसको मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते। तो देखें ना, इस अगेन वही वाला बात है कि अगर आप ऑपोजिशन करना चाहते हैं तो पार्लियामान के अंदर बैठे हुए आप बहुत सारी वो बातें कर सकते हैं जो बाहर खड़े होकर आप नहीं कर सकते, उनका फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है, और इनको करनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो कमाल का मौका है ये, इस वक्त जितने हालात मुश्किल होने लगे हैं, और वो उसमें शायद किसी एक बंदे का, और शायद क्या यकीनन किसी एक पार्टी का कसूर भी नहीं है। ये तो कलेक्टिवली मतलब 75 साल से एक हमारी डायरेक्शन थी, और वो जाहिर है उसको फास्ट फॉरवर्ड हो गया सारा काम 2012 के बाद। बुनियादी तौर पे हम दीवार में लगने जा रहे थे। अब जिसकी हुकूमत आई है, इट्स नॉट बेड ऑफ रोजेस। इस वक्त तमाम लोग, मतलब मेरे ख्याल में अगर मेरा आया है तो बाकियों का भी इसी तरह होगा कि हमारा गैस का बिल बिजली से ज़्यादा आया। तो इसको आप कैसे जाके आगे मैनेज करेंगे? रिकॉर्ड 7.5 रुपये फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस लगी है इस दफ़ा, आज से पहले कभी इतनी नहीं लगी। पेट्रोल बढ़ गया आज से। सो ये मामलात कैसे तय करने हैं आपने, ये तो किसी को समझ नहीं आ रही, किसी के पास प्लान नहीं है इस वक्त। मेरे ख्याल में तो ऑपोजिशन को दिल में खुश होना चाहिए। सर मैं जिसकी एनालॉजी हम पहले भी डिस्कस करते वो ये कि ये प्रेशर कुकर है जिसमें आप चलें, ये सब तमाम चीज़ें तो आप डाल दें। फ़र्ज़ करें इसके अंदर IMF के पास जाके मुज़ाकरात करना है, इसके अंदर पेट्रोल प्राइसेस, गैस प्राइसेस, फ्यूल एडजस्टमेंट, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट से लेकर दीगर सारी चीज़ें इसमें डाल दें, और ये बॉयल कर रहे हैं। अब इसमें एक इजाफा हो गया एक चीज़ का कि आपको लग रहा था यार कि क्योंकि आपको आदत नहीं रही थी कि अपोजिशन बैठी हुई है साथ, अब वो इजाफा हो गया उस चीज़ का, उसको भी डालें सबसे ऊपर तड़का अपोजिशन का, और फिर ये प्रेशर कुकर जो है ये अंदर बॉयल होगा। सो इट विल बी टफ चैलेंजेस। हम कभी भी, आप और मैं जो है शो पे बैठ के ये नहीं कहते कि ये हो जाएगा या ये ऐसा हो। हम चाहते हैं कि इस चीज़ को हेड ऑन लेके इसमें से आप बाहर निकलें, बेहतरी की तरफ जाएं, आप प्रोग्राम्स जो हैं वो लें, उनके अंदर टारगेट्स मीट करें, मईशत जो है उसको ठीक करें, फाइनेंस के अंदर जो भी लोग ला रहे हैं सोच समझ के उनको अच्छे लगाएं। तो ये बात बिल्कुल भी जो अब सब कह रहे हैं कि ये तो साल डेढ़ में हुकूमत का दवालिया निकल जाएगा, 2 साल में ख़त्म हो जाएगी, 3 साल 5 साल पूरे निकल, क्यों? हम चाहते हैं 5 साल पूरे हों, लेकिन वो जब आप नज़र आ रहा होगा यार कि इन्होंने ये कौन बना दिया है फलाने बंदे को, ये अहम होता है, इसको क्यों दे दिया, ये नहीं हो पाएगा, तब हम भी कहेंगे फिर क्या अब मुश्किल लग रहा है। अगर आप क्रिएटिव हो सकते तो हो। दूसरी चीज़ ये कि आपने कहा जी जो दूसरा सेशन हुआ ना वो बहुत लंबा हुआ, 5.5-6 घंटे का हुआ। अच्छा, मज़े की बात ये है कि वो इससे भी लंबा होना था। बाकायदा स्पीकर ने रिक्वेस्ट की कि एक MNA के बेटे की शादी है, खुदा का वास्ता इसको जाने दो। शादी पे जा रहे हैं। हाँ, अच्छा ये भी ना, मैं अब डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अब ना इतनी ज़्यादा फॉर्मेट, मतलब एक तो जाहिर है एक बिल पेश हुआ है, उस पर लंबी बहस हो गई है, तो वो ठीक है, वो तो फिर 4 दिन भी चल सकता है इजलास, उसमें ऐसा क्या बात है। लेकिन अब ना फॉर्मेलिटीज़ भी इतनी ऐड कर दी हुई हैं। एक्चुअली पार्लियामेंटेरियंस ने ना सेशन, हालांकि इसके उनको पैसे मिलते हैं एक्स्ट्रा, उन्होंने अवॉइड करने शुरू कर दिए। सो मेरे ख्याल में इसको टू द पॉइंट जितना रखा जा सके ना वो रखना चाहिए, जिसमें जाहिर है कि ऑपोजिशन शायद कुर्सियां चला देगी, वो वाला तो फिर पूरी दुनिया में एक आपने जो है ना कुशन रखना है। बट अदरवाइज जो है ना इसको इसमें से फॉर्मेलिटीज खत्म कर देनी चाहिए। आओ बैठो, टू द पॉइंट बिल पेश करो और डिस्कशन शुरू हो जाए। सर ये एक तो आप इसी पॉइंट में से एक और चीज़ मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा कि हाजिरी हमने देखी कि प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है उनकी बनिस्बत कम होती है बाकी पार्लियामेंटेरियन से। ये चीज़ भी ख़त्म करें। मेरे तो ख्याल में इस वक्त जैसे हमने बहुत आज के शो में हमने तमाम थीम ही इसकी ये थी कि जी पार्लियामानी निज़ाम के अंदर आके बैठ के बहस करके गुफ्तगू करके अपना मुद्दा रख के आगे प्रोग्रेस करें। सेम गोज़ फॉर ट्रेजरी बेंचेस। भाई आपका को अगर मुतालबा है, अगर आपके पास सीटें हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप बहुत कॉन्फिडेंट पोजीशन में यार हमें तो हो जाना है। आप इस वक्त कॉन्फिडेंट पोजीशन में नहीं है। अगर नून लीग को सेपरेट कर दें फ्रॉम पीपल्स पार्टी एंड जो बाकी दीगर इत्तेहादी जमातें हैं, तो नून लीग तो कोई बिल नहीं पास करवा सकती। और आपको देखना ये चाहिए, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि जी अटेंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा है कि बानी PTI भी नहीं आते थे असेंबली में, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की भी कम अटेंडेंस थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी कम अटेंडेंस थी। तो इस चीज़ को, रवैये को चेंज करना पड़ेगा मेरे ख्याल में। पार्लियामानी सेशन में आपकी अपनी पार्टी अपलिफ्ट होती है इससे यार कि हमारा लीडर बैठा सामने। सर अगर आप रिसेंट पास देखें ना तो यूसुफ रज़ा गिलानी तो आते होते थे, राजा रियाज तो आते होते थे,
ये तो मसला शुरू ही नवाज शरीफ से हुआ है और उसके बाद इमरान खान साहब भी नहीं हुआ आए। और जहाँ तक बात है शहबाज शरीफ साहब की, वो तो बहुत ही अजीब है। उसकी वजह ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब तो पता नहीं चिल कर रहे होते होंगे या वो कहते थे कि हम बहुत कोई आइडियाज सोच रहे हैं, बिजी हैं, हमें नहीं पता वो किसी चीज़ में बिजी हैं। जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो तो लिटरली छापे मार रहे थे। सो अब ये जो मतलब सेक्रेटरी लेवल के काम है, जो डीएसपी लेवल के काम है, वो प्राइम मिनिस्टर के तो करने बनते ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर का तो काम ही ये है कि वो असेंबली के अंदर बैठा हो और लेजिस्लेशन पे लेजिस्लेशन हो रही हो। सो उनको ये अब जो है ना, उनको अब तो दूसरी दफ़ा बने हैं शहबाज शरीफ साहब। तो हमारी तो रिक्वेस्ट यही है कि अब वो चीफ मिनिस्टरशिप से निकल आए। वैसे चीफ मिनिस्टर का भी वो काम नहीं होता जो वो करते थे, लेकिन बहरहाल अब निकल आए उस जेन में से। उनका सबसे पहले तो ट्विटर हैंडल बदले ना, वो सीएम शहबाज खत्म करें, अब उसको पीएम शहबाज करें। अब तो बाकायदा तौर पे, पहले तो चलो वीओएनसी के तहत था, अब तो प्रॉपरली एक सही चैनल से हैं। सर दूसरा आखिर में जाते हुए हम पार्लियामानी निज़ाम की बात करें, वो यूएस का तो जो डिफरेंट होता है, बट हमसे मिलता जुलता जो यूके का सिस्टम है, उन्हीं का सिस्टम है जो हमारा सिस्टम है। उसमें असल में हमारे ट्रेजरी और अपोजिशन बेंचेज जो यूँ हैं, मतलब फेसिंग द स्पीकर, उनका बड़ा मज़ेदार है कि उनके यूँ हैं और बीच में स्पीकर साहब जो हैं वो ऊपर करके बैठे होते हैं। सर अगर आई थिंक ये जो अटेंडेंस वाली चीज़ और बाकी इन सारे तमाम मसलों का हल ये है कि यार लिटरली आमने सामने कर दो, फिर देखें सर क्या इधर चीज़ें होती हैं। बाकी इसके साथ साथ मुबारक हो तमाम लोग जिन्होंने हल्फ लिया और अब वो जाके MNA बन चुके हैं और वो आगे अपने काम करेंगे। पोर्टफोलियोज़ के ऊपर डिस्कशन जो है वो किसी और दिन के लिए रखते हैं। फाइनेंस के ऊपर मैं एक आपको अगर आप मुझे पता है आप घबरा जाते हैं, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि नून लीग के अपने एक शख्स ने, मैंने पढ़ा था और मैंने सुना था, वो कह रहे हैं कि सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट नाम इसहाक डार साहब का है। ये वैसे ही मैं बता रहा हूँ, शायद वो भी गलत हैं और आई होप मैं भी गलत हूँ, लेकिन ये मैंने कोई चीज़ पढ़ी है तो शेयर करना ज़रूरी थी। बाकी हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है आज के लिए। कल आपसे इंशाल्लाह सेम टाइम मुलाकात होगी। हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।